बीच बड़ी खबर मिल रही है हिमाचल से, जहां पर मंडी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 6:56 पर ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। हालांकि इतना तेज ये भूकंप नहीं था, लेकिन कितना कुछ नुकसान रहा, इसका कहां पर सेंटर रहा, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। हिमाचल के मंडी से ये बड़ी जानकारी है। हालांकि जो लोग हैं वो काफ़ी दहशत में हैं। सुबह 6:56 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो ये बड़ी जानकारी हिमाचल से जुड़ी हुई मंडी में, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से हिली हिमाचल की धरती। सुबह सुबह हल्के झटके के महसूस हुए हैं, लेकिन फिलहाल इसका केंद्र कहां रहा है, इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। आज सुबह 6:56 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। बढ़ते खबरों में आगे, ईडी ने महुआ मोइत्रा को दूसरा समन जारी किया है। दरअसल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम मामले में समन 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। तो देखिए, लगातार महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और ईडी ने महुआ मोइत्रा को दूसरा समन जारी किया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम मामले में यह समन जारी हुआ है। पूछताछ के लिए पेश होना होगा। 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। तो ईडी ने महुआ मोइत्रा को दूसरा समन जारी किया है। विदेशी मुद्रा से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होने का आदेश है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम मामले में ये समन ईडी ने महुआ मोइत्रा को जारी किया है। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल की जानकारी मिल रही है। आपको जानकारी दे दें कि 106 आईआरएस अफसरों के तबादले किए गए हैं राजस्थान में। वहीं कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया और इससे पहले भी देखिए कई सारे फेरबदल की जानकारी भारत 24 ने आप तक पहुंचाई थी। कई सारे अफसरों के तबादले किए गए थे और एक बार फिर से राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। 106 आईआरएस अफसरों के नामों की ये लिस्ट, जो कि आपकी स्क्रीन पर कार्मिक विभाग के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। राजस्थान के प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी एक खबर और ये लिस्ट, जिसमें 106 आईआरएस के तबादले शामिल हैं। और चलिए आगे बढ़ते बात होगी न्याय यात्रा की। न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस को लगा झटका। अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस से दे दिया इस्तीफा। विधायक पद से भी मोढवाडिया ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, गुजरात में एक बड़ा झटका इसको माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के अपने सदस्य उनसे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए माना जा रहा है कि विधायक पद से मोढवाडिया ने इस्तीफा दे दिया। अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर कोई भी नेता जिस भी राज्य से, जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करता है, जाहिर तौर पर उनकी अपनी एक पैठ होती है राजनीतिक। और ऐसे में जब न्याय यात्रा के जरिए पार्टी को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी बीच उनके अपने नेताओं का साथ छोड़कर जाना, पार्टी को छोड़ देना, इस जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। तो लोकसभा चुनाव से पहले इसको एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। विधायक पद से भी मोढवाडिया ने इस्तीफा दे दिया। जैसे ये खबर आई कल, तो लगातार चर्चाओं में रही। अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और इसी तरीके से आपको याद होगा कि कई नेताओं ने, जैसे अशोक चव्हाण की बात करें तो उन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी को छोड़ दिया। मतलब पार्टी के वो नेता जो उन राज्यों के अंदर लगातार पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहे, या फिर उस क्षेत्र में, उस राज्य में एक बड़ा नाम रहे, उन्होंने पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। 7 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में मुहर लगने की उम्मीद है। बड़ी जानकारी है। दरअसल जानकारी के अनुसार 7 मार्च को कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में 7 मार्च को एक बैठक बुलाई, जिसमें नामों पर मुहर लग जाएगी। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि ज़्यादातर उम्मीदवार प्रादेशिक नेताओं की आम सहमति से चुन लिए गए हैं। इतना ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि सीईसी की बैठक में इन नामों पर मुहर लगने के बाद सूची भी जारी किए जाने की उम्मीद है। तो 7 मार्च को ये बैठक होगी। कहा जा रहा है कि सर्वे और सर्वसम्मति के बाद कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो हर किसी की नजरें 7 मार्च को होने वाली दिल्ली में जो बैठक हो रही है उस पर लगी हुई है। आपको बता दें, बैठकों का दौर क्योंकि लगातार जारी, स्क्रीनिंग कमेटी की अंतिम बैठक होगी। पूर्व सीएम की तरफ से ये कहा गया, भूपेश बघेल ने ये कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। महिलाओं और किसानों को राज्य सरकार राशि देगी। तमाम ऐसी बड़ी बातों का जिक्र करते हुए और अब 7 मार्च को होनी है सीईसी की बैठक और इस बैठक में उम्मीद है कि नामों पर मुहर लग जाएगी।
बढ़ते खबरों में आके हिमाचल कांग्रेस की बागी एमएलए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। स्पीकर कुलदीप पठानिया के फैसले के खिलाफ याचिका उन्होंने दायर की है। अयोग्य ठहराने वाले स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है और स्पीकर ने एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत फैसला सुनाया था। 6 मार्च को विधायकों की याचिका पर सुनवाई संभव है। तो देखिए, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग एमएलएज ने की थी, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई थी। कांग्रेस के 6 बागी एमएलएज को निलंबित कर दिया गया था और अब 6 मार्च को विधायकों की याचिका पर सुनवाई संभव है। स्पीकर कुलदीप पठानिया के फैसले के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। अयोग्य ठहराने वाले स्पीकर ने फैसले को चुनौती दी और आपने बयान भी लगातार सुने हो कि जब से बागी एमएलएज को निलंबित किया गया था तब उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत है और अब आगे इस फैसले को चुनौती देंगे और स्पीकर कुलदीप के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं लालू यादव की, जिनकी जुबान की वजह से संग्राम मच गया। पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ में केस दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता ने गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। 3 मार्च को महारैली में लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि इसके बारे में अभी हम जिक्र भी कर रहे थे। दरअसल बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने रविवार को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के पास में अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। वो राम मंदिर के बारे में डींगे मारते रहते हैं, वे सच्चे हिंदू भी नहीं हैं। ऐसे तमाम शब्द लालू यादव के द्वारा इस्तेमाल किए गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके ऊपर पलटवार रहा। देश के 140 करोड़ लोग हैं मेरा परिवार और मैं इनके लिए जी रहा हूं। और इस सब के बीच में लालू यादव के खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। 3 मार्च को रैली में लालू यादव ने जो कुछ भी टिप्पणी की पीएम के ऊपर, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है पटना में लालू यादव के खिलाफ। और चलिए आगे बढ़ते हुए, सुप्रीम ऑर्डर, आम आदमी पार्टी को खाली करना होगा दफ्तर। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। 15 जून तक खाली करना होगा हाईकोर्ट की ज़मीन पर बना अपना दफ्तर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2015 के बाद आम आदमी पार्टी ज़मीन के वैध कब्जेदार नहीं है। देखिए, जहाँ पर ये दफ्तर है वो जगह हाईकोर्ट के लिए पहले से ही अलॉट थी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि थोड़ा वक्त दीजिए, 2024 का चुनाव सर पर है और उसके बाद में यहाँ जो दफ्तर है उसको खाली किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि आप उस जगह को खाली कीजिए क्योंकि वो आपकी है ही नहीं। तो यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को स्पष्ट तौर पर ये कहा कि वो जगह आपकी है ही नहीं, वो हाई कोर्ट के लिए पहले से ही अलॉट थी और हाई कोर्ट की ज़मीन पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आपको जगह खाली करनी होगी। अच्छा पूजा, इस पूरे मामले में शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए वक्त दिया जाता है। बेंच ने भूमि और विकास कार्यालय को 4 हफ्ते में पार्टी को दूसरी जगह जमीन देने पर जानकारी भी इस पूरे मामले में मांगी है। तो ये बड़ी जानकारी है। इस पूरे मामले में आप वकील ने कहा है कि सेंट्रल दिल्ली में जगह मिले एडवोकेट अभिषेक सिंघवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी का अपना पक्ष रखा और उन्होंने तर्क दिया कि आपको, आम आदमी पार्टी को अन्य राष्ट्रीय दलों की तुलना में ऑफिस के लिए कम अनुकूल परिसर आवंटित किया गया है। उसे बदरपुर में जमीन दी जा रही है, जबकि बाकी सभी दलों को ऑफिस बेहतर स्थानों पर मिला है। पार्टी को कम से कम सेंट्रल दिल्ली में कोई जगह मिलनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी पंजाब की। पंजाब विधानसभा में दरअसल जोरदार हंगामा हुआ है। सीएम की स्पीच के दौरान नारेबाजी हुई। विपक्षी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की। आपको याद होगा, इसके पहले भी जब सदन की कार्यवाही चल रही थी, विपक्ष का इतना ज्यादा हंगामा था कि राज्यपाल के अभिभाषण को बीच में ही रोकना पड़ा था और महज 10 मिनट के बाद अभिभाषण को रोकना पड़ा था। एक बार फिर से पंजाब विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सीएम स्पीच दे रहे थे, इस दौरान जमकर नारेबाजी हो रही थी। विपक्षी विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की और उस दौरान की तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब पंजाब विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा था। बढ़ते खबरों में आगे, उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सनातन पर टिप्पणी को लेकर फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। आपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिणामों का एहसास आपको होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। सनातन पर टिप्पणी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का फटकार और अपने अधिकारों को लेकर उन्होंने कहा आपको परिणामों का एहसास होना चाहिए। साथ ही साथ सनातन पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अगली खबर दिल्ली से। केजरीवाल सरकार की बड़ी घोषणाएं सामने आई हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल के द्वारा, सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत 18 साल से ऊपर की हर महिला को मिलेंगे 1000 रुपए। और अखबारों के फ्रंट पेज पर यह खबर मौजूद। दैनिक जागरण की फ्रंट पेज की फ्रंट हेडलाइन,
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार ने पेश किया 76,000 करोड़ रुपए का बजट और चुनावी साल में महिलाओं को सम्मान केजरीवाल सरकार भी देती हुई नजर आ रही है। महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए देने की घोषणा की है। साथ साथ सरकार का दावा है कि बजट में राम राज्य की परिकल्पना, हर जन का ध्यान भी रखा गया है। पिछले वर्ष की तुलना में हालांकि बजट की अगर बात करें तो 2,800 करोड़ रुपए की कमी आई है, लेकिन महिलाओं के सम्मान में इजाफा और महिलाओं के लिए स्कीम्स लेकर केजरीवाल सरकार आई है। और इस बीच तस्वीर भी दिखाई गई है जिसमें आतिशी के हाथ में, आम आदमी पार्टी की नेता है, उनके हाथ में यहाँ पर बजट है और वो तस्वीर केजरीवाल के साथ है। पूजा, और देखिए जाहिर तौर पर हर अखबार में आज दिल्ली सरकार का जो बजट है उसकी खास बातें हैं। और जैसा भी जिक्र किया साक्षी ने कि फ्रंट पेज पर 1,000 रुपये महीना जो मिलने वाला है उसको लेकर खबर है। मेरे पास इस वक्त हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में भी फ्रंट पेज पर एक खबर है जिसमें बताया गया कि 1,000 रुपये 18 साल की जो महिलाएं होंगी, 18 साल के बाद महिलाओं को 1,000 रुपये खाते मिलने लगे। लेकिन उसके लिए टर्म्स कंडीशन ये है कि वो महिला ITR फाइल ना करती हो, वो महिला सरकारी नौकर ना हो, वो महिला प्राइवेट नौकरी ना करती हो। यानी जो घरेलू महिलाएं हैं उनको एक आर्थिक मदद देने के लिए महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये दिल्ली की सरकार देने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहाँ TMC को लगा एक और झटका। बारानगर के विधायक तापस रॉय का TMC से इस्तीफा। विधायक पद के साथ साथ TMC से तापस रॉय का इस्तीफा। देखिए चुनाव की नज़दीकियों में आमतौर पर नेताओं का इधर से उधर जाना ये बड़ा आम है, लेकिन पश्चिम बंगाल में TMC के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि देखिए अगर कोई भी नेता पार्टी से जाता है तो जाहिर तौर पर उसका एक इफेक्ट पड़ता है पार्टी पर। और विधायक पद से तापस रॉय ने इस्तीफा दे दिया। आपको याद होगा पिछली बार जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था उस दौरान में भी नेताओं के इस तरीके से पार्टी को छोड़कर जाने का सिलसिला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। हालांकि पार्टी ने जो मेहनत की उसका नतीजा ये रहा कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में दोबारा से ममता बनर्जी की सरकार रिपीट हुई। कई नेताओं ने फिर से पार्टी में वापसी का प्रयास भी किया, कुछ लोगों की वापसी हुई भी। लेकिन दूसरी तरफ अब एक बार फिर से 2024 का चुनाव सर पर और 2024 का चुनाव से पहले नेताओं के फिर से भागने का इधर उधर सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बीच TMC के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि तापस रॉय ने इस्तीफा दे दिया, विधायक पद से भी इस्तीफा दिया, पार्टी को भी छोड़ दिया। बारानगर के विधायक तापस रॉय का TMC से इस्तीफा। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी है। प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है विक्रमादित्य सिंह की, जो फिलहाल हिमाचल की सियासत में हलचल मची हुई है। हालांकि एक तरफ जरूर CM सुक्खू सब कुछ अंदर खाने ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो आंतरिक कलह है वो फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही। पिछले 3 से 4 दिन से विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और इसी बीच ये जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। KC वेणुगोपाल से भी इस दौरान मुलाकात हुई है। हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। हालांकि अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है हिमाचल की सियासत में, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। बढ़ते खबरों में आगे, चंडीगढ़ में इंडी गठबंधन को झटका लगा। बीजेपी के कुलजीत संधू ने जीते सीनियर डिप्टी मेयर पद का चुनाव। कुलजीत संधू को 19 वोट मिले हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। और चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में इंडी गठबंधन को हराकर सोमवार को भाजपा ने दोनों पदों पर कब्जा जमा लिया है। और भाजपा के कुलजीत सिंह संधू सीनियर डिप्टी मेयर और राजेंद्र शर्मा डिप्टी मेयर चुने गए। दोनों को 19 वोट मिले, जबकि इंडी गठबंधन की सीनियर डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी सिंह गाबी को 16 और डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवार निर्मला सिंह को करीब 17 वोट यहां पर मिले हैं। और सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव में गठबंधन के एक पार्षद को वोट अमान्य करार दिया गया। अकाली दल के पार्षद ने इस बार भी भाजपा को वोट दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते। केजरीवाल की शर्त ईडी ने ठुकरा दी है। ईडी ने 8वें समन पर केजरीवाल ने मांगी 12 मार्च की बाद की तारीख और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देने की बात कही गई केजरीवाल के द्वारा। ईडी ने इस पेशी की शर्त पे कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान नहीं है और अरविंद केजरीवाल ने ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की शर्त रखी थी और 12 मार्च के बाद की तारीख रखने की शर्त रखी थी, उसको ठुकरा दिया है। इससे पहले भी ईडी कई बार समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल अलग अलग तर्क देकर इन समन को ठुकराते हुए नजर आए। हालांकि उनके द्वारा कंप्लेंट भी की गई थी और फिलहाल ईडी के द्वारा यहां पर जो शर्त अरविंद केजरीवाल के द्वारा रखी गई थी पेशी के ऊपर, उसको ईडी ने ठुकरा दिया है। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस पर सोमवार को फिर पेश नहीं हुए। दिल्ली का बजट पेश होने के चलते विधानसभा में व्यस्त थे। हालांकि उन्होंने ईडी को भी जवाब में ये कहा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर सवालों का सामना करने को तैयार है। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की जो तिथि है वो तय करने को कहा। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईडी के जो समन आ रहे हैं वो कानूनी तौर पर वैध नहीं है।
उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि ईडी को पता है कि मैं विधानसभा के बजट सत्र में व्यस्त हूँ, उसके बाद भी बार बार उसी दिन भेजकर समन बुला रहे हैं जिस दिन सदन में अहम कार्रवाई है। यहाँ तक कि केजरीवाल ने इस मौके पर यह भी कहा कि बार बार भेजे जा रहे समन को लेकर ईडी को चिट्ठी लिखी है लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। मैं समन को गैर कानूनी मानता हूँ लेकिन ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी कोर्ट में व्यक्ति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की इजाज़त है। मुझे उम्मीद है कि बस वो ऐसा करेंगे। पूछताछ के लाइव प्रसारण की मांग पर उन्होंने कहा कि ईडी चाहे तो बिल्कुल ऐसा कर सकती है। अब आगे बढ़ते हुए रामलला के द्वार, मोहन सरकार रामलला के दर पर एमपी सीएम मोहन यादव भी पहुंचे। कैबिनेट के साथ साथ पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। बोले भगवान रामलला के दर्शन कर ऐसा लग रहा है जैसे जीवन धन्य हो गया। देखिए तमाम जो राज्य की सरकारें हैं उनके लिए बाकायदा पूरा इस तरीके से प्लान किया जा रहा है। अलग अलग तारीख सब लोगों के लिए निश्चित हुई है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी अपनी कैबिनेट के साथ में पहुंचे भी हैं। खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में राम जी के दर्शन किए। अभी हाल ही में आपको याद होगा गुजरात के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में पहुंचे और इस बार नंबर रामलला के दरबार में पहुंचने का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का था और इस मौके पर दर्शन करने के बाद सीएम ने कहा कि उनका जीवन धन्य हो गया। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले लोक लुभावन वादों की बौछार लगातार जारी है। हिमाचल सीएम ने 18 साल से 80 साल तक की सभी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा कर दी है। दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार सभी महिलाओं को देगी हर महीने 1000 रुपए। तो ये बड़ी जानकारी है महिलाओं से जुड़ी हुई। महिलाओं के लिए आगे कदम बढ़ाते हुए लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लोक लुभावन वादे उनकी बौछार लगातार जारी है। हिमाचल की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में पहले से ही लाडली बहना योजना जारी है। हिमाचल की बात करें, 18 साल से 80 साल तक की अब सभी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन की घोषणा कर दी गई। दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कल ही घोषणा हुई है, सभी महिलाओं को 18 साल से ऊपर सभी महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोर्ट में आज कौन कौन से मामले हैं जिन पर सुनवाई होगी। इनमें एक पहला दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फिर लैंड फॉर जॉब कथित घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आरोपी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग। रावत रेवेन्यू कोर्ट में मामले पर सुनवाई।